हेलो एवरीवन। आज हम लोग का ये फिफ्थ डे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 41 से 50 तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व के पहले क्रायोवॉन बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया। आप लोग प्रवाल जानते ही होंगे क्या होता है। कोरल्स जो होती हैं ये अभी आप देख सकते हैं, ये अभी नया एक जो क्रायोवॉन क्रायोवॉन का मतलब है कि एक ऐसी संरचना जहाँ पे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का तापमान रखा जाता है। वहाँ पे इनके कुछ गुण सूत्र वगैरह ले लिए जाते होंगे और लैब में तैयार किया जाता है इसे। ठीक है, तो लैब में तैयार किया जाता है। तो ये पहली बार विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि लैब में तैयार करके इस ग्रेट बैरियर इसे सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। तो इस प्रवाल को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर जैसे मैंने बता दिया है कि ग्रेट बैरियर रीफ में। ठीक है, अब ये ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो अपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा सागर है, तो वहाँ पे सागर जो है वो कोरल सागर है। ठीक है ना, कोरल सागर है। अच्छा, एक ही चीज़ से और इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो हमारे अडानी साहब हैं, यहाँ पे इनको वहाँ पे कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे कोयला बहुत अच्छा पाया जाता है। ठीक है, तो कोयले के खनन के लिए वहाँ पे अडानी की कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो ये आए दिन जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसमें ये विवाद बना रहता है कि इससे प्रदूषण हो रहा है, यहाँ के ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान हो रहा है ना। तो इस जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको बनाए रखने के लिए अभी क्या किया गया है, क्रायोबॉन बेबी प्रवाल को स्थापित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उद्देशिका में उल्लेखित है कि संविधान अपनी शक्ति संविधान सभा से प्राप्त करता है। सेकंड है कि भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं या उन्हें लगता है कि कौन इसमें फालतू टाइम वेस्ट करे, ऐसे लोगों को मैं बताता हूँ वो आजकल एक नशा से जूझ रहे हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो हो गई या रील हो गई। ठीक है, तो रील और शॉर्ट्स के चक्कर में उनको 10 मिनट का इस वीडियो देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो रील 1-2 घंटा कब देख लेते हैं पता नहीं चलता। और यदि इस गुड नाइट क्लास की इस वीडियो को अगर वो देख लेंगे तो हो सकता है उनका ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हो सकता है कि 10 में से उनसे 2 या 3 क्वेश्चन सही हो, तो इससे नींद नहीं आएगी उनकी रात को। तो यदि आपके साथ भी ये हो रहा है तो थोड़ा अपने ईगो को साइड करिए। और यदि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आप सीरियस हैं या पीसीएस दे रहे हैं उसके लिए सीरियस हैं, तो इस टाइप की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए कि आप लोग के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर नहीं है आप लोग के लिए यूज़फुल तो हम इस सीरीज़ को क्यों ही चलाएं। ठीक है, लेकिन अगर यूज़फुल है तो कमेंट करके एक बार बता दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। और जो नशा इस नशे से पीड़ित नहीं है उन लोगों को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि वो अपने नशे में न जा पाएँ और ये सब चीज़ों से अपना मूल्यांकन करते रहें, जिससे उनको कम से कम पढ़ने में डेली मोटिवेशन मिलते रहेगा कि हम 10 में से 2 सही कर पा रहे हैं, 3 सही कर पा रहे हैं, तो अगले दिन वो उससे ज़्यादा सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही मैसेज था आज कि जो लोग अभी एडिक्ट हो चुके हैं, नशेड़ी बन चुके हैं रील और शॉर्ट्स की दुनिया में, तो उनसे उनके लिए आप एक एक समाधान भी हो सकता है कि आप उस नशा मुक्ति से छूट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिस दिन 10 क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद आपके जब 2 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको वो ईगो होगा जो हर्ट होगा। उसके बाद आप जो रील है शॉर्ट है उसको देखना थोड़ा सा बंद करेंगे और रात को सोने से पहले अगर आपने 10 क्वेश्चन देख लिया तो ये हो सकता है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ मदद करेगी। ठीक है, और आपकी उस रील देखने की आदत को शायद कम करे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। हालांकि मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देखते हैं लोग लेकिन उसमें ना कमेंट करते हैं ना कुछ। कारण ये हो सकता है कि वो या तो ज़्यादा सही नहीं होते होंगे, या दूसरा कारण ये है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है फालतू का टाइम बर्बाद करने का, है ना। तो चलिए हमारा इसका हम आंसर देख लेते हैं।
तो इसमें जो पहली चीज़ बोला गया है कि जो संविधान में अपनी शक्ति जो है संविधान सभा से लेता है, तो उद्देश्य का जो है वो संविधान की शक्ति से नहीं, बल्कि उद्देश्य में जो उल्लेखित शक्ति है वो जनता से लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से गलत हो जाता है कि ये संविधान सभा से इसको शक्ति प्राप्त नहीं है बल्कि जनता से है। ठीक, फिर है कि भारतीय संविधान एकमात्र तो भारत का जो संविधान है एकमात्र ऐसा संविधान नहीं है जहाँ उद्देश्य का से शुरू होता हो। इसमें सबसे पहले जो देश का नाम आता है वो अमेरिका है ना। इसके बाद भारत सहित अन्य देशों ने भी ऐसा शुरू किया है, ठीक है ना, कि अपने संविधान को पहले उद्देश्य का लगाना शुरू किया। तो इस हिसाब से हमारी ये दोनों के दोनों आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित पर विचार करना है हमें। पहला है कि राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसमें हमें मूल कर्तव्यों को बताना है ना। इस कितने अधिनियम जो है वो मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। तो कितने हैं जो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसके क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना आंसर सोचिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम है, ये हमारे देश के, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया या राष्ट्रीय ध्वज हो गया या राष्ट्रगान हो गया, है ना, इसका जो अपमान करते हैं, उसके मतलब अनादर करते हैं, उसके लिए ये कानून लगता है। ठीक है ना, उसके प्रति ये इसे मतलब उसे कहा जाए तो अनादर को रोकने का प्रयास इस कानून से किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इससे तो आप परिचित होंगे कि जो हमारे सांसद हैं और राज्यों के जो मंत्री वगैरह लोग हैं, यदि वो कोई भ्रष्टाचार करते हैं या पैसा देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं या धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव जैसे भाषण करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी वोट बैंक बनाते हैं, तो उनके लिए जो है ये अयोग्यता साबित करता है। ठीक है ना, अयोग्यता निर्धारित करता है। फिर बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की, वन्यजीव अधिनियम की। तो ये जो है, जो वन्यजीव दुर्लभ है ना, या लुप्त प्राय के वन्यजीव हैं, उनके लिए ये प्रावधान करता है कि उनका जो व्यापार है, व्यापार वगैरह है, वो क्या हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए। ठीक है ना, तो व्यापार वगैरह क्या करता है, ये प्रतिबंधित करता है। ठीक, ठीक है, तो फिर फोर्थ नंबर है विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। तो विधि के विरुद्ध जो है, इसमें जैसे कोई सांप्रदायिक संगठन है और उसे गैर कानूनी साबित करना है या गैर कानूनी घोषित करना है, तो वो इस अधिनियम के द्वारा, विधि विरुद्ध निवारण क्रियाकलाप अधिनियम के द्वारा उसे क्या करा जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है या गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो ये सारे के सारे जितने चारों अधिनियम जो है, ये चारों ही इसके सही आंसर है ना। चारों अधिनियम जो है मूल कर्तव्यों क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं और एक रथ के दो पहिए के समान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का हनन होगा। ये निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया था, ये हमें बताना है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो आप लोग का ईगो हर्ट होना बनता ही है। ठीक है, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सही कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लगता है। ठीक है, देखिएगा अभी आप लोग अगर इसमें कमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन को गलत कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला ये गया है कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दोनों में क्या हो, संतुलन स्थापित करना हो। इसमें ये बोला गया कि दोनों एक पहिए के समान है ना, और एक दूसरे को पूर्ण प्राथमिकता देना मूल भावना के क्या है, हनन होगा। तो इसका मतलब बताया गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बराबर किस बाद में बोला गया है, तो दोनों जो बराबर बोला गया है वो मिनर्वा मिल बाद में बोला गया था 1980 में। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल में क्या करता है, संतुलन बनाने का करता है। ठीक, अब आ जाता है नेक्स्ट
कि निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी पड़ोसी देश को अध्यापित कर सकता है या दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बांग्लादेश को भारत ने भूमि दी थी और कुछ अपना लिया था और सीमा मतलब अपनी सीमा को क्या किया था, समझौता किया था, है ना। तो ये किस संविधान संशोधन से किया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन से किया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आप सीरियस हैं तो, आप नशेड़ी नहीं हैं रील और शॉर्ट्स के, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपका फंडामेंटल गलत है, उस आप थोड़ी फंडामेंटल पर अपने काम करिए, है ना। इसके आंसर की बात करें यदि हम, तो पहला ऑप्शन है कि संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। फिर दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा है कि किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना कार्यपालिका के आदेशों से सौंप देना, है ना। फिर है आधे राज्यों के विधानमंडल और अनुमानित संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। ठीक है, इसका मैं आंसर बताऊं इससे पहले आप ये बताइए कि कार्यकारी आदेश होता क्या है। ठीक है ना, ये कार्यपालिका का जो आदेश होता है ये क्या होता है, ठीक है, कौन जारी करता है, ठीक है, ये बताना है कौन जारी करता है। ठीक, तो इसकी मैं आंसर की बात करूं तो इसमें है कि संविधान के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना। 2/3 बहुमत से पारित होकर संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया जा सकता है, किसी पड़ोसी देश को भूमि अर्पित की जा सकती है या उससे ली जा सकती है। ठीक है, बांग्लादेश वाले में आप लोग बताइएगा, ये आपके फाउंडेशन का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की उपलब्धित करता है ना, उपबंधित करता है। तो पहला है कि केंद्र द्वारा द्वैध शासन का उन्मूलन। दूसरा है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तीसरा है कि भारत से बर्मा को पृथक करना। तो उपरोक्त में से कौन सा उत्तर सही है ये हमें बताना है। ठीक है, ऐसे संविधान संशोधन जो 73 से लेकर के आपके 47 तक के थे, इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो इनकी डिटेल से आप या तो शॉर्ट नोट बना लीजिए या तो लक्ष्मीकांत में शुरू से में दिया हुआ है तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसकी हम आंसर की बात करें तो जो इसका पहला ऑप्शन है इसमें केंद्र बोला है, तो यहाँ पे केंद्र में नहीं समाप्त हुआ था बल्कि प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो अगर पहला नंबर गलत हो जाता है तो हमारा आंसर वैसे निकल के आ जाता है ऑप्शन बी। ठीक, तो ये एक एलिमिनेशन टेक्निक है जो आपका समय बचाती है। यदि आप किसी एक ऑप्शन पे कंफर्म है और वो ऑप्शन से आपका कट जाता है तो इससे समय बचता है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लें हम कि जो 1900 क्या बोलते हैं आपका 35 का अधिनियम था, उससे क्या क्या कुछ चीज़ों की नई स्थापना हुई थी जिसे आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, कि कौन कौन सी नई संस्था बनी थी। ठीक, ये आप खोजिएगा, पढ़िएगा और इसमें आके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में एक आध साल तक रह सकेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या अपनी पेन कॉपी उठाकर कहीं नोट्स बना लेंगे तो थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ दीजिए और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन कम से कम नोट कर लीजिए। ठीक है, और अपने जो भी टेस्ट सीरीज जहाँ भी आप दे रहे हैं वहाँ एक बार अप्लाई करके देखिए कि आपके कुछ नंबर सुधारने की कोशिश होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। ठीक है, पहला है स्थिर सरकार, दूसरा है विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन, तीसरा है उत्तरदायित्व सरकार, चौथा है सीमित प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो कौन सा है भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। ठीक है, तो अब इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सीमित, आपकी जो स्थिर सरकार है ये तो इसकी विशेषता है। दूसरा विशेषज्ञों का ये भी है। ठीक है, और सीमित प्रतिनिधित्व भी। यहाँ पे उत्तरदायित्व सरकार नहीं है बल्कि गैर उत्तरदायित्व सरकार है। ठीक है ना, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, गैर उत्तरदायित्व सरकार। ठीक है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं और भी, इसमें पूर्ण
शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पृथक्करण के सिद्धांत को आप देख सकते हैं, पूर्ण शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो कार्यपालिका होती है और विधायिका जो होती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, टकराव होते रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की विधायिका और कार्यपालिका दोनों में अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ दोनों में सामंजस्य है, यहाँ दोनों में सामंजस्य नहीं है। और क्या है इसकी विशेषता भाई, यहाँ जो है निरंकुशता पैदा होती है, निरंकुशता, तानाशाही, ठीक है, तानाशाही का संकट होता है, तानाशाही होता है इसमें, ठीक। तो ये इसकी कुछ अध्यक्षात्मक की कुछ क्या है विशेषता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार किसी व्यक्ति की देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि यदि उसने भारत में कला साहित्य और कला विज्ञान साहित्य या किसी विशिष्ट क्षेत्र में सेवा प्रदान की हो, या उसने नागरिकता प्रदान की जाती है, उसे नागरिकता प्रदान की जाती है उसे भारतीय जो उसे भारत में निवास करने या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। थर्ड नंबर है कि वह देशीकरण द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीनों की अवधि से पूर्व या 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास किया हो, ठीक है। सही उत्तर का हमें जवाब देना है, ठीक। तो अब इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, ओके। तो हम अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि कला विज्ञान और साहित्य के बारे में विशेष सेवा देता हो, तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम में देशीकरण के द्वारा ऐसा कोई भी मतलब नियम नहीं। दूसरी बात करें कि उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है तो उसे भारत में निवास करने या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा भी सही ऑप्शन है कि 12 मतलब जब आवेदन करें नागरिकता के लिए तो 12 महीने की अवधि से पूर्व वो 14 वर्ष तक भारत में, है ना, कम से कम 11 वर्षों तक रहा हो। 14 वर्षों से तो रहा हो लेकिन मतलब टोटल उसके जो डे काउंट हो वो 11 वर्षों तक हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। इस हिसाब से हमारा 48 का आंसर क्या हो जाता है, तो 1 इसमें है, 1 इसमें कट हो गया, ठीक है। तो ये बी नंबर, 48 का बी नंबर आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि नागरिकता किस आर्टिकल में है, ठीक है। नागरिकता कौन से आर्टिकल तक है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है और किस भाग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त में से हमें सही आंसर का चुनाव करना है, ठीक है। तो जो इमरजेंसी लगती है वो आपको इसमें बताना है, ठीक। तो अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात को किसी सीमित भाग तक सीमित कर सकता है, बिल्कुल सही है। ये कहीं भी लगा सकता है, जैसे अभी मणिपुर वगैरह में चल रहा है, राष्ट्रीय आपात वहाँ लग जाता है, ठीक है ना। पंजाब में सबसे ज़्यादा लगा है ना। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है ना। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बार आपातकाल कहाँ लगा है, ठीक है, ठीक। तो अब सेकेंड ऑप्शन जो है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर तो नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे मंत्री परिषद होता तो ये ऐसे हम ठीक मान सकते थे, लेकिन ये अभी क्या हो जाएगा, गलत। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप 2 की स्पीड में भी अगर देख लें तो आपका डेली वैल्यू एडिशन होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहीं नॉर्मल जगह से नहीं लिए गए हैं, ये यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन से या कुछ अभी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से ड्राइव है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्च न्यायालय ने माना है कि उद्देशिका मूल संरचना का हिस्सा है। इसमें कम से कम नहीं तो 90% बच्चे अपना आंसर गलत करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट में लिख दें, तब तक तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, है ना। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सोच समझ कर थोड़ा आंसर दीजिएगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो गलत भी हो सकते हैं, है ना, तो आपको इसमें बताना है। ठीक, चलिए मैं बात कर लेता हूँ आंसर की। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है SR बोमाई केस, है ना, 1994। ठीक है, SR बोमाई केस जब हुआ था 1994 में, तो इसमें ये माना गया था। हालांकि पहली बार जो है 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया था। ठीक है ना, केशवानंद भारती केस। ठीक, अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ हो तो उसकी तैयारी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ठीक है, तो SR बोमई केस हो गया। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन में एक और भी है, मिनर्वा मिल बाद। मिनर्वा मिल बाद में भी कहा गया था कि उद्देशिका, मतलब इस जो केशवानंद भारती का केस था उसमें जो निर्णय बताया गया कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया वो ये दोनों केसों में दिया गया था। इस हिसाब से इसके आंसर हम एक और सी दोनों मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस संस्थान की ये टेस्ट सीरीज है उसने केवल बी और माना है। ठीक है ना, केवल बी और बी माना है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा, है ना। इसके आंसर मुझे जो लगता है वो बी और सी लगना चाहिए। आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के जरूर बताइएगा। आज की क्लास जब यहीं पे ख़त्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने देखा है, जो लगातार देखते आ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सुधार होगा, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा लें, और हो सके तो किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करें जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है, तो अभी तक आप सभी को इस चैनल को देखने के लिए या मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।